अजागृत होता है तथा वृत्ति और चित्त उपेक्षित रहते हैं, है ना। तो जीवन जब जीव अवस्था में होता है, उसका एक पक्ष तो हम बात कर ही चुके हैं कि ये अजागृत होता है, वंशानुसंगीता के बारे में अभी बात किया, है ना। कुल मिलाकर जो ध्यान देने का बिंदु इसमें यह है कि बुद्धि अविकसित है जीव अवस्था में, है ना। इसको आप इसके पहले शायद दूसरे अध्याय में जब बात हुई तो कोष गठन के बारे में भी शायद बात किए होंगे। तो विज्ञान में कोष जो है ये जीव अवस्था में अविकसित है, इसीलिए बुद्धि का कोई रोल नहीं है जीव अवस्था में। मन मात्र से क्रियाशील है, केवल वो जीव जो मनुष्य के संपर्क में आते हैं, है ना, उनमें चित्त में आंशिक कुछ क्रियाशीलता दिखती है ना, या वृत्ति में आंशिक क्रियाशीलता दिखती है। और ये भी एक स्पीशी या एक माने प्रजाति से एक जाति या एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में भी हमको ये भेद दिखता है। तो ये इसीलिए भी यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने बताया कि इसके पहले कि रहस्य मुक्ति किसका रहस्य मुक्ति ना, अभी तक मानव जो भी सोचा उसके संदर्भ में रहस्य मुक्ति है, ये हमको याद रखना चाहिए। जो रेखा है वो 1972 की खींची हुई है ना। इसमें इसका जो प्रथम संस्करण है 1972 का है। नागराज जी के संयम का भी वर्ष पूरा होने का वही साल है, तो 72 में इसका प्रथम वो हुआ इसका। अच्छा, ये कोई रैंडम गाय हैप्पी बर्थडे, कोई वो हैक किया उसको, हैप्पी बर्थडे ही बोल रहा है अभी तो और कहीं से कोई घुस गया है, कोई बात नहीं, कमेंट कर रहा है, चलिए ठीक, उसको भी हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। हाँ, मैं पानी पी लेता हूँ 1 मिनट। ये इसीलिए भी किया क्योंकि जैसे मैं कह रहा था 1972 तक की विगत की यदि सोच विचार को देखेंगे तो जीव, जैसे भारतीय परंपराओं में जीव के होने की बात की, भारतीय मतलब जो वेदांत परंपरा है, क्योंकि भारत में बौद्ध परंपरा भी हुआ है और जैन परंपरा भी हुआ है और भी है, 17 दर्शन बताते हैं भारत में, अभी के लिए हम उस पर नहीं जाएंगे। परंतु इसमें भी देखेंगे तो जीव के होने की संकेत दी है ना, हमको ये टेक्स्ट में मिलता है कि जीव होता है। और जीव की उत्पत्ति, जीव का मतलब पशु शरीर का संचालन, वहां से मनुष्य शरीर में आना, उसमें कई परंपराएं मनुष्य शरीर में भी अलग अलग जातियों में उसका जो भी एक यात्रा है उसकी भी व्याख्या करते हैं। और उसके बाद वो दुख से कैसे मुक्त होगा या उसमें जो भी समस्याएं हैं इसका कारण क्या है, और उसमें जो मोक्ष जो होता है उसका स्वरूप क्या है, इस पूरे के बारे में लिखा है। तो हम जो भी रहस्य मुक्ति करेंगे उस समय की जो भी यथार्थ से भिन्न धारणाएं हैं, है ना, जो अनुभव प्राप्त इकाई, अनुभव के रोशनी में यथार्थ से भिन्न जितने भी धारणाएं दिखती है अनुभव प्राप्त इकाई को, उन सारे के बारे में वो उल्लेख करेंगे इस वाक्य में, इस अध्याय में। इसीलिए यहाँ पर ये जीव अवस्था में जो लिखा है इसका मतलब पढ़ने में तो लगता है कि बहुत छोटी सी बात है, बट इसको यदि हम थोड़ा गौर से सोचेंगे तो परंपरा में चलते आ रहे एक बहुत बड़े एक भ्रम को ये दूर कर रहा है ना, कि वही जीवन जीव शरीर से मनुष्य शरीर में आना और जीव अवस्था में क्या होता है। क्योंकि यहाँ गौर कीजिए कि जीव मतलब परंपरा में जीव, हमारे लिए इसका नाम जीवन है, दोनों एक ही इकाई है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, परंतु हमारे लिए जिसको जीवन हम कह रहे हैं, इसमें मन, वृत्ति और चित्त ये जीव अवस्था में रह नहीं जा रहा है। वही जीवन इकाई मनुष्य शरीर को चलाने के लिए आगे बढ़ रही है ना। ये काफी गौर करने की बात है। नहीं ये बदल रहा है, ऐसा नहीं कि वृत्ति और चित्त नया मिल गया या मन नया मिल गया, ये भी नहीं हो रहा है। तो एक वाक्य के लिखने से इसके विपरीत कितने वाक्य हो सकते हैं यदि हम सोचेंगे तो बहुत सारे हो सकते हैं, वो सारे एक तरफ झड़ जाते हैं, है ना। तो दर्शनकार ने इसको इस विधि से यहाँ पर रखा है। इसीलिए मानव व्यवहार दर्शन के 17वें अध्याय में जो लोग मध्य दर्शन के अध्ययन से मैंने कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि ये बहुत कोई वैसा महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है, परंतु परंपरा की दृष्टि से तो है ही। पेज 141 नेक्स्ट है, हम इसमें जाएंगे। ज्ञान अवस्था में बुद्धि 3 अवस्थाओं में परिलक्षित होता है। प्रथम अल्प विकसित,
अर्थात अल्प जागृत। जीवन में इच्छा पूर्वक विचार एवं आशावादी प्रवृत्ति हो तो उसे अल्प जागृत की संज्ञा दी जाती है। इस दिशा में मन और वृत्ति चित्त तंत्रित होते हैं। ध्यान दीजिए, बुलेट ये कह रहा है ज्ञान अवस्था में बुद्धि 3 अवस्थाओं में परिलक्षित होती है ना। ये बुद्धि की अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें प्रथम में लिखा है अल्प विकसित। यहां पर क्या हो रहा है, बुद्धि में वस्तु है या अवस्तु है, इसके बारे में लेखक में इस वाक्य में तो बहुत लिखा नहीं है ना। ये नहीं कह रहे हैं कि इस समय में फर्स्ट जो नंबर 1 की जो स्थिति है अल्प विकास की, इसमें बुद्धि की क्या स्थिति है, इस वाक्य में तो लेखक ने नहीं दिया है। आगे देंगे तो उस पर बात करेंगे हम। परंतु इसमें देखिए, जीवन में इच्छा पूर्वक विचार एवं आशावादी प्रवृत्ति हो, है ना, इसको अल्प जागृति कह रहे हैं। इसके पहले जीव अवस्था में अजागृत है ना। तो बुद्धि के विकास के अनुसार फिर अल्प जागृति में आ गया। किसमें? मानव में आने से। इसका क्या तात्पर्य हुआ, जैसे ही मनुष्य शरीर में इसकी यात्रा शुरू हुई जीवन की, कम से कम ये चित्रण तक तो इसकी क्रियाशीलता बन गई। ऐसा कोई भी मानव नहीं है जिसमें चित्रण न होता हो, विचार न होता हो। आशा तो जीवों में भी होता ही है, इसलिए मनुष्य में भी होगा ही, है ना। तो ये जो हम बोलचाल के भाषा में बोलते हैं कि आदमी सोचता ही नहीं, वो टेक्निकली तो फॉल्टी है। सोचना का नहीं मतलब यही बनेगा कि किसी मुद्दे को उसने विश्लेषित नहीं किया, मगर विचार क्रिया तो उसमें प्राप्त रहती ही है। ये जो अल्प विकसित है, इसके बारे में हम इसके पूर्व के पृष्ठ में थोड़ा सा देखे थे कि ये भी 2 विधि से क्रियाशील हो रहा है। एक, जब ये मन के दबाव या शरीर के दबाव में आ रहा है ना, शुद्ध रूप में साराचार क्रिया या इंद्रिय सन्निकर्ष विधि से जब व्यक्त हो रहा है, ठीक है, इसमें मन का दबाव वृत्ति पर, वृत्ति का दबाव चित्त पर। अब देखिए, जीवन में इच्छा पूर्वक विचार एवं आशावादी प्रवृत्ति बनेगी। तो ये इच्छा का जो ये है उद्देश्य है ना, उसकी जो गंतव्य है, उसकी इच्छा का जो डेस्टिनेशन है, ये मन के किसी आस्वादन अपेक्षा के पूर्ति के लिए भी हो सकता है ना, वृत्ति के किसी विश्लेषण पूर्वक लिए गए निर्णय के लिए भी हो सकता है, या स्वयं के चित्त निर्माण के अर्थ में भी हो सकता है। तो अल्प विकसित हम भ्रमित के लिए भी कह रहे हैं। और अध्ययन में भी यदि मैं अपनी ही बात करूं, तो यदि हम अध्ययन में भी यदि देखें, तो जैसे हम पुस्तकों का पठन करते हैं, है ना, पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा रहता है, ये सब हमको चित्रित होता है ना। तो ये स्मृति पटल में आता है, चित्रण में, चित्रण क्षेत्र में ये शब्दों का अर्थ हमको ग्रहण होता है, उसका फिर हम विश्लेषण करते हैं। जैसे अभी मैं जो कर रहा हूँ यही कर रहा हूँ, जो पढ़ा हुआ भाषा का जो अर्थ मेरे स्मरण में है ना, उसको जो भी मैंने सोचा है उसको विश्लेषण पूर्वक, है ना, आस्वादन चयन पूर्वक इस कैमरा के सामने रख रहा हूँ, ठीक। तो ये जो इच्छा, ये जो क्रियाशीलता, इसमें क्या हुआ, अल्प विकास यदि हम इसको माने, तो चित्त में किसी इच्छा के अनुरूप वृत्ति में विचार, वृत्ति में उस विचार के अनुरूप मन में आस्वादन हो रहा है ना। इसके विपरीत में क्या होगा, विलोम में उल्टा, मन में जो दबाव पड़ा शरीर का, इसको आगे देखेंगे। तो ये अल्प विकास का एक छोटा सा विश्लेषण। अगले बिंदु पे जाते हैं, दूसरा अर्ध विकसित अर्थात अर्ध जागृत। ये जो विकसित शब्द है, इसको 2 विधि से उपयोग किया है दर्शन में, इसको आप लोग गौर करेंगे। एक है जब 5 सूत्र की बात करते हैं, सहस्तित्व, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, वहां पर जीवन के गठन, मतलब जीवन के होने का या परमाणु के गठनपूर्ण होने को विकास कह रहे हैं, उस घटना को विकास कह रहे हैं। दूसरा, विकास को अभी जिसको प्रोग्रेस कहते हैं या प्रगति कहते हैं, उस अर्थ में भी प्रयोग किया गया है ना। जैसे कम विकसित मनुष्य अधिक विकसित के साथ बात करेगा, है ना, या अधिक विकसित क्रिया के नियंत्रण में कम विकसित क्रिया रहती है। जैसे चित्त को अधिक विकसित कहा है, तो विकसित शब्द को दोनों विधि से उपयोग किया है यहाँ पर, इसीलिए ब्रैकेट में लेखक ने स्पष्ट किया है कि ये अर्ध जागृति की बात हो रही है। यहाँ विकास का तात्पर्य जागृति से है। आत्मबोध रहित संकल्प अर्थात अवधारणा पूर्वक इच्छा विचार व आशा की प्रवृत्ति को अर्ध जागृति की संज्ञा है। इस दशा में मन, वृत्ति व चित्त बुद्धि तंत्रित होते हैं। इसमें से 2 चीजें स्पष्ट हो रही है। नंबर 1, आत्मबोध रहित संकल्प एक स्थिति रहती है, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद हम आत्मबोध सहित बुद्धि की बात करेंगे। तो बुद्धि में बोध की 2 स्थितियां बनी। बुद्धि में बोध या स्वीकृति की एक ऐसी स्थिति जिसमें वो आत्मा के बोध से रहित है, उससे वंचित है ना, और इस स्थिति में संकल्प भी है, इसी का नाम अवधारणा बता रहे हैं इधर।
तो इसमें क्या हुआ, साक्षात्कार पूर्वक जो स्वीकृतियां हुई बुद्धि में, है ना, और आगे हम देखेंगे साक्षात्कार के बारे में। हालांकि साक्षात्कार के रूप में मैंने साक्षात्कार शब्द को लेकर इसमें चर्चा नहीं है, बस उस घटना को तो बताया है इस अध्याय में। तो साक्षात्कार पूर्वक बुद्धि में जो स्वीकृति होती है, उसके किसी एक स्थिरता के बिंदु में, है ना, उसको हम अवधारणा कह रहे हैं। इस स्थिति में क्या होता है, चित्त जो है बुद्धि के नियंत्रण में आ जाता है। कौन से बुद्धि के नियंत्रण में? जिसमें ये नियम का, न्याय का, धर्म का, सत्य का या यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता का जो अवधारणा होता है जिस बुद्धि में, उस बुद्धि के नियंत्रण में चित्त, उस चित्त के नियंत्रण में वृत्ति, उस वृत्ति के नियंत्रण में मन आ गया। तो हम एक घाट आगे बढ़े, है ना। इसके पहला वाला घाट जो फर्स्ट वाले में है, उसमें क्या है, चाहे भ्रमित हो, जागृत हो, भ्रमित हो या अध्ययनरत हो, दोनों ही चित्त तंत्रित है। केवल जैसे यदि मान लीजिए कि मैं अल्प विकसित हूं और मैं किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता हूं, और मान लीजिए मैं 10-15 वर्षों से इसका बढ़िया ढंग से अध्ययन कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं, है ना। हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो मान लीजिए इसके अध्ययन करने का अवसर उनको नहीं मिला, नहीं किए, ठीक है ना। तो मेरे पास स्मरण तथा सूचना तर्क के रूप में, है ना, विश्लेषण क्षमता और वास्तविकता का चित्रण अधिक हो सकता है ना। तो जो पैरा है उसमें 1A 1B ऐसा हम सोच सकते हैं। 1A में शुद्ध रूप में भ्रमित विधि, मतलब केवल इंद्रिय सन्निकर्षी चल रहा है, दूसरा अध्ययन में आ गया वो, ठीक है ना। उस अध्ययन में क्या है, उसमें फिर श्रवण और मनन सारी प्रक्रिया है, जो अभी अपने चर्चा का मुद्दा नहीं। तो इस श्रवण मनन पूर्वक, साक्षात्कार पूर्वक हम दूसरे वाले बौद्धिक स्थिति में पहुंचते हैं, ठीक है। पहले वाले के बौद्धिक स्थिति को केवल अल्प विकसित कहा है, तो उसमें बुद्धि की स्थिति उसमें लिखा नहीं है लेखक में इस जगह, परंतु दूसरे में स्पष्ट रूप में लिखा है कि आत्मबोध रहित संकल्प, ठीक है। तो 1 से 2 ये घाट हुआ, है ना। तो इसमें जीवन जो है बुद्धि तंत्रित हो गया। इसके पहले क्या है, चित्त तंत्रित है। तो चित्त तंत्रित जीवन में इतना ही है कि मैं दर्शन, किसी भी दर्शन को, और केवल मध्य दर्शन की बात नहीं करना चाहिए हमको, चित्त के किसी निर्णय, किसी दर्शन से प्राप्त निर्णय के अनुसार, इच्छा के अनुसार वृत्ति और मन का संचालन, ये हो सकता है। दूसरा लाभ के लिए हो सकता है, नाम के लिए हो सकता है ना, भोग के लिए हो सकता है ना, पद के लिए हो सकता है, सम्मान के लिए हो सकता है। तो चित्त में जो चित्रण होता है उसके इतने लक्ष्य हैं, इतने गंतव्य हैं, ये सारा मिलके एक में ही दिख रहा है हमको। 2 जो है क्वालिटेटिवली आगे की स्थिति है। क्या हुआ इसमें, आत्मबोध रहित संकल्प की स्थिति में वो अध्ययनरत जीवन आ गया। तीसरे में जाते हैं, विकसित, जागृत तथा पूर्ण जागृत। 2 भाषा आया दर्शन में, विकसित, पूर्ण विकसित, जागृत, पूर्ण जागृत। इसको आगे देखेंगे इन दोनों में यदि हम भेद कर पाते हैं कि नहीं। इसमें लिखा है आत्मबोध सहित, देखिए इसके पूर्व में लिखा था रहित, इसमें बता रहे हैं सहित संकल्प। पहले में जो संकल्प है ये आत्मबोध रहित है, ये दूसरे में जो है आत्मबोध सहित संकल्प। इसी आत्मबोध सहित संकल्प को हम आगे देखेंगे, इसका संज्ञा दिया है सत्य संकल्प, है ना। तो इन दोनों संकल्प में यदि भेद हम सोचेंगे तो क्या है, तीसरा जो नंबर में लिखा है बुद्धि का जो स्थिति है, इसमें सत्य संकल्प सहित है ना। इसको पूर्ण बोध संज्ञा भी दिया है। और इसके पहले जो है, इसको कुछ जगह अर्धबोध भी कहा है, कुछ जगह अल्पबोध भी कहा है, वो उस पर हम नहीं जाएंगे बोध के माने श्रेणियों में। परंतु यहाँ जो लिखा है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आत्मबोध सहित संकल्प। तो दोनों संकल्प में भी एक क्वालिटेटिव हमको डिफरेंस इसमें दिखता है। पूर्वक इच्छा, विचार, आशा, प्रवृत्ति को जागृति की संज्ञा दी जाती है। ये जागृत हुआ। क्या जागृत हुआ, बुद्धि जागृत हुआ। कैसे, बुद्धि को आत्मबोध हुआ। आत्मबोध से तात्पर्य क्या है, बुद्धि ने आत्मा को पहचाना। दूसरे भाषा में बुद्धि को आत्मा का बोध हुआ, ठीक है। तो इसी को आगे हम देखेंगे स्वस्वरूप बोध कहा है। 2 बोध हैं, एक को नाम दिया है परस्वरूप बोध, दूसरे को नाम दिया है स्वस्वरूप बोध। आगे भी हमको इस पर बात करना ही है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा इधर समय नहीं देंगे। एक कंप्यूटर सो गया, हाँ ठीक। ये समय हो गया, 1 मिनट बचा है।
हम 3 ही पेज कर पाए, तो क्वेश्चन सब एक साथ लेंगे बाद में। अच्छा, अभी 1 मिनट है, तो भैया कह रहे हैं कि 141 पेज को थोड़ा सा डेंस बुक है, ये है चैप्टर है, ज्यादा टाइम ले लिया, 3 पेज हुए हैं। हाँ, एक, अब कोई पूछने से कोई बोल भी नहीं सकता है। 1 मिनट और है तो 1 मिनट और कर लेंगे। हाँ, ये 2 वे नहीं है। नहीं तो रोक लेते हैं, 1 मिनट में क्या होगा। 42 वर्ष रुक लिए हैं, तो और 1 दिन रुक जाते हैं। 4:30 बज ही गया वैसे टाइम के अनुसार। सारे क्वेश्चन को एक साथ कर लें क्या, ज्यादा ठीक रहेगा? कैसा है प्रक्रिया? जब भी एक ही साथ, माने सब होने के बाद एक साथ, या कल फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करके फिर आगे बढ़ेंगे। वो टाइम शुड टेक 5 मिनट्स क्वेश्चन, ठीक है? हम बताओ। अंकित भैया मदद कर रहे हैं। हाँ, हट का समाधान जागृति के पहले कैसा हो? किसी ने पूछा है हट का समाधान जागृति के पहले कैसा हो। वैसे पता होता तो बता ही देता आपको, पर पर जो उसका टेक्निकल जो वो है, ये स्वनिरीक्षण पद्धति से बनेगा, है ना? तो स्वनिरीक्षण पद्धति के लिए यदि देखेंगे तो क्या निरीक्षण होना पड़ेगा? चित्त को वृत्ति का दृष्टा बनना पड़ेगा। हट से कम हट को कम करने के लिए। हट की भी कई श्रेणियां हैं ना, हम बातचीत बोलचाल में बोलते भी हैं। भयंकर हट्टी है ना, कभी कभी हट हो जाता है, और है ना, बहुत रेयरली हटवादीता प्रस्तुत करते हैं, है ना। हट अपने में एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि बच्चों में जिसको हम हटवादीता बोलते हैं वो मन में आवेश है, उससे बच्चा किसी हट में आ जाता है। पर हट का शुद्ध रूप यह है कि हम अपने विचार को श्रेष्ठ मान लेते हैं। जैसे आप जो व्यक्त करते हैं उसको मैं नहीं मानता हूं, मैं अपने तर्क, अपने कारण, अपने बताने की विधि को ही सही मानता हूं, है ना, और दूसरे की विधि को सही नहीं मानता हूं। तो हट का ये मतलब बनता है कि विचार, है ना, अपने ही विश्लेषण में फंस गया, यही हट का मतलब है, ठीक है ना। और इच्छा भी उसी के अनुरूप हो रहा है। तो उसके लिए सरल कारण यही है कि सरल जो उपाय है वो ये है कि अध्ययन में भी यदि देखेंगे तो मनन में भी यदि देखेंगे तो स्वनिरीक्षण प्रक्रिया में भी अपने व्यवहार का निरीक्षण, स्वनिरीक्षण, है ना। और अपने व्यवहार के स्वनिरीक्षण का मतलब बाह्य व्यवहार तथा आंतरिक व्यवहार, है ना। और उसमें किसी एक समय में वृत्ति यदि चित्त को पहचान लेता है ना, तो चित्त वृत्ति का दृष्टा बन जाएगा, तो चित्त को दिखेगा कि ये हट कर रहा है ना। तो उस हटवादिता से फिर हम ऐसे क्रमशः बच सकते हैं। शुद्ध रूप से तो फिर कम से कम ये आत्मबोध, ये जो तीसरा स्थिति लिखा है, इसमें जाकर हट पूर्णतया खत्म हो जाएगा, टोटली यदि समाप्त करना चाहता है तो ऐसा। पुनीत कैपिटल लिखे हैं, जीवन पुंज तत्कालीन शरीर का त्याग होने के बाद कौन सा पुंज के आकार में होता है, क्योंकि यह जीवन ने ये शरीर से पहले अनेक शरीर धारण किए होगा, ऐसा प्रस्तावित हुआ है। इसका सरल उपाय है कि उसी को तय करने दीजिए, है ना। आप और मैं नहीं तय कर सकते हैं, बट कुल मिलाकर स्वरूप और कुरूप, यदि हम जीव अवस्था की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने स्पष्ट नहीं किया है कि जीव या ज्ञान अवस्था के लिए है। जीव अवस्था में तो शुद्ध रूप में ये स्वरूप और कुरूप की विधि से होता है। एक मैंने ये भी बात सुनी है, ये हालांकि नागराज जी से नहीं सुनी है, क्योंकि मुझे ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ उसका स्रोत क्या है। एक तो ये अभी जो भी आपको मैंने जो भी अभिव्यक्त हुआ 1 घंटा, ये तो बताए कि अध्ययन के आधार पर किया। अभी जो बता रहा हूँ ये मैंने सुनी हुई बात, नागराज जी से सुनी हुई बात नहीं है। ये भी सुना कि जैसे यदि कोई जीव किसी दूसरे जीव से भक्षित हो जाता है ना, किसी जीव ने दूसरे जीव को खा लिया, तो इसमें ये बन जाता है कि अगले बार से वो बनेंगे, है ना। तो वो भी काफी वो लगता है, क्योंकि बार बार ये आके मुझे खा लेता, अगले बार मैं यही बन जाऊं, है ना, इस टाइप की बात। तो मनुष्य में इसका उत्तर दूसरा है, दो थोड़ा समय लगेगा, तो उसको हम अभी रहने देते हैं। और एक है, अच्छा, राकेश गुप्ता कह रहे हैं यू कैन कंटिन्यू फॉर अनदर 15 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन ही कर लेते हैं फिर। तो ये जो शरीर वाले में है, मनुष्य शरीर लेने के लिए भी स्वरूप कुरूप
एक ये बनता ही है, परंतु उसमें स्वरूप कुरूप में यही बनेगा कि उसको किसी परिवार को चुनना पड़ेगा, नंबर एक, है ना। और दूसरे उसमें और दो कारण बताते हैं, ये वाली बात मैंने नागराज जी से सुनी है, ये जो दूसरी वाली बात है कि इसका आधार तीन होता है। एक होता है आसक्ति, है ना। आसक्ति किसी भी प्रकार का हो सकता है, भोजन का, पैसे का, पद का, धन का, है ना। किसी भी प्रकार की जो आसक्ति है, वो आसक्ति की पूर्ति उसकी जहां होगी वो उस परिवार में जाएगा। एक ये आधार बनता है हमारे मनुष्य के स्वरूप में नए शरीर आता लेने का। दूसरा, ये अपने बंधु बांधवों के शरीर में जाता है ना, जहां पर एक प्रकार से व्यवहार के रूप में उसको चाहे हम मोह कहें या अटैचमेंट कहें, है ना, या स्मरण कहें, उन्हीं परिवारों में वो वापस शरीर यात्रा लेने का वो प्रयत्न करता है। नगण्य रूप में बहुत ही कम परसेंटेज में हमको जीवन मिलते हैं जो जहां पर उनका प्रयोजन पूरा होगा, वहां पर वो शरीर यात्रा को लेते हैं। प्रयोजन का मतलब यहाँ पर जागृति के लक्ष्य के अर्थ में, है ना, उसके आकलन करना। और इसको हम पहले ही पेज नंबर 138 में ही देखें कि अलग अलग बौद्धिक अवस्थाओं के अनुसार इसके मनुष्य के जागृति के स्तर है ना। तो ये शरीर यात्रा प्रारंभ करने से लेकर आगे तक जाता है, परंतु किसी शरीर यात्रा में पैदा होने से हम बौद्धिक स्तर को कर पाए रिवर्स, वो रिस्की है। कौन कौन से परिवार में पैदा होता है उससे उसका हम बौद्धिक स्तर का आकलन नहीं कर सकते उसमें। वो तो क्योंकि मनुष्य संस्कार अनुषंगी है, वंशानुषंगी नहीं है ना। तो उसमें जो भी संस्कार है वो उसी का कमाया हुआ है, और बाकी शरीर लेने का निर्णय एक भिन्न प्रक्रिया है। इन दोनों को जोड़ना हमको दिक्कत देगा, है ना। फिर वो वंशानुषंगी विधि से मनुष्य जीवन का अध्ययन हो जाएगा जो सही नहीं। और कोई क्वेश्चन है? आत्मबोध रहित संकल्प में स्पष्टता चाहिए। बिहारी जी है, नवलानी जी पाली से। तो आत्मबोध रहित संकल्प में ये होता है कि चित्त जब बुद्धि का संकेत ग्रहण करने योग्य विकास को पाता है ना, तो ये श्रवण मनन पूर्वक होता है। मनन पूर्वक तुलन का विकास होता है, उस तुलन के अनुसार चित्रण होता है, ठीक है। और ऐसे करते करते किसी एक समय में उसको वास्तविकता का साक्षात्कार होना शुरू हो जाता है, उसको मतलब अध्येता को, जो भी साधक है या मनुष्य है। तो चित्त का जो प्रत्यावर्तन होता है यही साक्षात्कार की घटना है ना। तो साक्षात्कार वो घटना है जिसमें वास्तविकता के अरूपात्मक आयाम हमको स्पष्ट होते हैं। तो उसको स्वभाव धर्म कहें यदि इकाई के संदर्भ में बात करें, है ना। और बचता है फिर केवल व्यापक वस्तु। तो ये जो स्वभाव धर्म का जो साक्षात्कार होता है इसकी स्वीकृति होती है बुद्धि में। ये क्रमशः बुद्धि में एक प्रकार से इकट्ठा होता जाता है। मैं ये भी स्पष्ट करूं कि ये जो वाक्य है ये मैं भी स्मरण से बता रहा हूँ, है ना, मैं उसको देख के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। तो इसको दूसरे भाषा में कहा है बूंद बूंद मिलकर घड़ा भरना। काफी अच्छी एक वो बोलते सिमिली बोलते हैं, है ना, जो बूंद बूंद मिलकर घड़ा बनना। तो बूंद बूंद जो है ये साक्षात्कार है, जो भरा हुआ घड़ा है ये आत्मबोध रहित संकल्प है। इसमें क्या हुआ, आत्मबोध रहित संकल्प में जो भी साक्षात्कार पूर्वक हमको स्पष्ट हुआ या जो बुद्धि में जो स्वीकृति हुई उसके अनुसार जीने का निर्णय होता है परावर्तन क्रिया में बुद्धि का, जिसका नाम संकल्प है। इस स्थिति का नाम निष्ठा दिया है ना। इसको दूसरे जगह यदि हम देखेंगे, क्योंकि अनुभव मूलक विधि से उसको हम संकल्प कहेंगे, यहाँ पर जब संकल्प कह रहे हैं तो उस संकल्प क्रिया को इंगित कर रहे लेखक, बट है ये निष्ठा। जैसे एक बार मतलब जस्ट एक ही बार यदि यह स्पष्ट होता है कि मैं मात्र शरीर नहीं हूं, है ना, या मैं शरीर नहीं हूं और मैं अविनाशी हूं, यह स्पष्ट होने के बाद मैं शरीर हूं उससे संबंधित जितनी भी इच्छाएं हैं ये एक तरफ हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये जो स्पष्ट हुआ ये चित्त के प्रत्यावर्तन स्थिति क्रिया में स्पष्ट हुआ और इसकी स्वीकृति बुद्धि में हुई। तो बुद्धि को यह ज्ञान हुआ, है ना, कि मैं अविनाशी हूं। ये ज्ञान हुआ किसको? पहले चित्त को साक्षात्कार हुआ और फिर ये बुद्धि को हुआ ज्ञान। ज्ञान हुआ का मतलब अध्ययन की विधि से हम कह रहे हैं अभी, है ना। तो ये जो बुद्धि में ज्ञान हुआ कि मैं अमर हूं, इसके अनुरूप जीने की निर्णय बनेगी किसमें? संकल्प में, जो उसका परावर्तन क्रिया है। ये आत्मबोध रहित संकल्प। तो इस बुद्धि को अभी क्या पता चला कि मैं अमर हूं,
मैं मर नहीं सकता। तो मैं यदि मर नहीं सकता तो मेरा उद्देश्य, मेरा व्यवहार, मेरी आवश्यकताएं वो सब उसके अनुसार रिफॉर्मेट होंगी, रीसेट होंगी, ये सब चित्त में होगा। ये एक लंबी प्रक्रिया है ना। उस प्रक्रिया पर हम बहुत ज्यादा अभी मतलब अधिक विश्लेषण नहीं कर सकते इस चैप्टर के संदर्भ में, पर उसके किसी स्थिति में वो स्थिरता को पाता है ना। अपनी जानकारी मतलब समझ की स्थिरता को पाएगा और उसके अनुरूप चित्रण और विचार तथा मन के द्वारा व्यवहार को पाएगा। ठीक है ना। इस स्थिति का नाम है आत्मबोध रहित संकल्प। ये निष्ठा की स्थिति है। निष्ठा का मतलब उससे भिन्न वो नहीं करेगा अभी। जैसे स्वदन स्वनादि स्वपुरी दयापूर्ण कार्य व्यवहार एक बार यदि स्वीकार हो गया, उससे भिन्न करने की संभावना अभी खत्म हो गई। करने की मतलब केवल करने की नहीं, इच्छा भी होने की। क्योंकि परधन पर नारी पर पुरुष है। जैसे मान लीजिए परपीड़ा नहीं करना एक है, पर परपीड़ा का विचार ही नहीं आना, उसका इच्छा ही नहीं होना, वो और सूक्ष्म है। ठीक, उससे भिन्न इच्छा बनने की संभावना या तो नहीं होगी, या होगी तो वो करेक्शन मोड में चली जाएगी। ये आत्मबोध रहित संकल्प। आप इसको आगे भी हम देखेंगे। 15 मिनट और 5 मिनट। गुप्ता जी 15 मिनट बोले। Puneet Capital, in what shape it remains till such time of selection of a human body was my query. अच्छा, so I'll answer in Hindi. You asked in English. It can वो उसी शेप में हो सकता है, भिन्न शेप में भी हो सकता है ना। तो वो जिस शेप में बना हुआ है उसमें हो ही सकता है, परंतु वो शरीर छोड़ते समय ये डिपेंड करता है कि वो स्वरूप और कुरूप माना कि नहीं माना। तो वो जिस भी शरीर को स्वीकार लिया, ठीक है ना, जिस क्षण उसको उस शेप में होना ही पड़ेगा। दूसरा सहज है कि उसका साइज डायमेंशन भी छोटा ही हो जाएगा। वो जितने बड़े में मरा रहता है उतने बड़े में तो पैदा नहीं होता है, तो साइज तो बदलेगा ही और शेप भी बदलेगा। तो उसका पुंजाकार वैसे ही रहता है। मनुष्य में भी ऐसे ही है। मनुष्य में जीवन क्योंकि शरीर के साथ तदाकार है, ये भी बात मैं नागराज जी को पूछा था, इसीलिए आपको बोल सकता हूँ कि मतलब सुनी हुई बात है ये, कि शरीर मतलब कपड़े। मैं यहाँ तक भी पूछा था कि जैसे मैं चश्मा पहनता हूँ तो क्या चश्मे की आकृति को भी जीवन ले लेता है? बोले हाँ, है ना। फिर ये भी पूछा गया है कि बाल की आकृति भी आ जाता है, दुपट्टा तक आ जाता है जीवन। यदि उसका अपना आइडेंटिटी है ना, उसकी अपने बारे में जो स्वीकृति है दुपट्टे और चश्मे सहित है, तो दुपट्टे और चश्मे सहित वो जीवन का पुंजाकार दिखता है। ठीक है। किसको दिखता है? मानव के रूप में जागृत आदमी को दिखता है, नहीं तो बाकी उससे इक्वल या कम अधिक विकसित को दिखता है। कम विकसित मुझे नहीं लगता है कि कुछ मिल के बात करता होगा, पर देखते समय वो पूर्ण मनुष्य के उसके रूप में दिखता है। उसमें ये भी बात हुई कि बात करते समय माने वो होता है आमने सामने खड़े होके रहने जैसे भी बात रहती है उसमें, है ना। तो मैं यहाँ तक पूछा, जैसे मैं 6.25 फुट का हूँ तो पुंजाकार शरीर छोड़ने के बाद भी 6.25 फुट का ही रहेगा। उत्तर आया हाँ। ठीक है। कब तक रहेगा? नया शरीर यात्रा लेने तक। तो 6.25 फुट का बच्चा तो होता नहीं, इसलिए छोटा होना पड़ेगा। तो लगाव आसक्ति, तो लगाव ही आसक्ति है क्या? हाँ, मैंने लगाव, अभी लगाव एक दार्शनिक शब्द नहीं है, है ना। दर्शन में कभी भी कहीं भी लगाव शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मन में जो आसक्ति है इसको 6 प्रकार से बताया है। मोह, है ना, लोभ, काम, ये 3 जो है राग मूलक है। और जो आसक्ति है दूसरे विधि से भी जो आसक्ति है, द्वेष भी एक आसक्ति ही है ना, एक प्रकार से मद, मात्सर्य और क्रोध। ठीक है। तो मोह को यदि देखेंगे, दूसरे के मन के साथ जो लगाव हो जाता है, ये एक आसक्ति है, ये मोह है ना। दूसरे के धन पर जो हो जाता है ये लोभ है, और दूसरे के तन पर जो हो जाता है ये काम। ये 3 प्रकार से तन मन धन रूपी आसक्तियां हमको दिखती है। मन इसके साथ तदाकार हो जाता है, यही लगाव है ना। पर ये लगाव केवल मन तक सीमित नहीं रहता है, ये वहां से चित्त तक जाता है, क्योंकि इसकी स्मरण चित्त में बनी रहती है, वहीं से वापस फायर होगा, है ना। यदि वो बार बार यदि रिपीट होता है तो वो चित्त तक जाएगा, यही लगाव। परंतु स्वरूप के साथ भी लगाव हो ही जाता है, इसीलिए हम आईने के सामने खड़े रहते हैं 5-10 मिनट 15 मिनट, है ना। वो क्योंकि अपने आप को शरीर मानने से
अपने ही शरीर के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं। वैसे ही धन के प्रति आसक्ति, अपने गाड़ी के प्रति आसक्ति हो जाना। तो रोड में जाते समय गाड़ी को यदि किसी ने ठोकर मार दिया, ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे ही मार दिया, या कंप्यूटर, ये बढ़िया सा कंप्यूटर मेरे सामने ये गिर के टूट गया, ऐसा तो लगता है कि मेरा ही कोई भाग टूट गया। ये भी एक आसक्ति है। तो यदि अनासक्त यदि कोई स्थिति है, वो कब हम पाएंगे? उसके लिए जो जागृति की जो बात हुई, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि तथा आत्मा के परस्पर नियंत्रण से, है ना, जिसको जागृति कह रहे हैं, इसी से होगा। आवेश को ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें, कोई एग्जिस्टेंस पूछ रहे हैं। उसके लिए अध्ययन विधि है, श्रवण मनन प्रक्रिया है ना, उसके लिए शास्त्र अध्ययन है। तो भाषा के रूप में भी देखेंगे तो शास्त्र अध्ययन तथा व्यवहार अभ्यास, है ना, और साक्षात्कार करने के लिए अभ्यास। ये इससे क्या था क्वेश्चन? आवेश को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पद्धति यही है, दूसरा कोई पद्धति नहीं। अध्ययन का मतलब वो परिभाषा संहिता में दिया है ना। भाषा के रूप में तो इतना ही है, तो तीनों अभ्यास करना पड़ेगा। बाकी वो अपने में लंबी एक कहानी है, तो उसको हम रहने देते हैं। कोई बोल रहा है धन्यवाद राकेश भैया जी, मेरा नाम श्रीराम है। हाँ, तो लव ही गया आसक्त, तो थैंक्स अ लॉट, हो गया, ठीक है। अनुभव से पहले फाल्गुनी दीदी हैं, ये तो क्वेश्चन आते ही रहे। हम और एक क्वेश्चन लेके बंद कर दें, दे आर स्टिल कमिंग। अनुभव से पहले चित्त वृत्ति का और वृत्ति मन का दृष्टा हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। वही हम अभी बात किए, है ना, कि जैसे छोटे बच्चे में क्या होता है, छोटे बच्चे में भी मन, वृत्ति, चित्त होता ही है ना। हम बोलते हैं उसको पता नहीं वो क्या कर रहा है, ठीक है ना। जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे को चिढ़ाता है, ठीक, और हम उसको बोलते हैं मत चिढ़ाओ, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं चिढ़ा रहा हूँ। बड़ों में भी होता है, एक आदमी झूठ बोलता है, उसको पता ही नहीं रहता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। कई बार सामने वाले को पता चलता है कि ऐसा झूठ बोलता है ना, उसके बाद भी वो बोलते रहता है। तो ये उसको नहीं पता चल रहा है, सामने वाले को पता चल रहा है। इससे दोनों चीजें हो रही है। उसको नहीं पता चल रहा है, उसको अपने वृत्ति में क्या हो रहा है नहीं पता चल रहा है, सामने वाला देख पा रहा है उसके वृत्ति में क्या हो रहा है या उसके मन में क्या हो रहा है। उसी विधि से हमारे अपने में भी हो ही सकता है। इसी को हम आगे देखेंगे कि अपराध के अभाव में मन का प्रत्यावर्तन होता है, इससे वृत्ति मन का दृष्टा बनता है ना। तो दृष्टा बनना अपने में एक चीज है, एक बड़ी भाषा है। अभी भी वृत्ति मन को देखता ही है। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, या आप व्यवहार करते हैं, आप कुछ खाते हैं, कुछ भी आप लेकर, फाल्गुनी दीदी को कह रहा हूँ, तो आप कुछ भी जैसे भोजन का सेवन किए, कोई आस्वादन अपेक्षा बनी, उसके अनुरूप आपने कुछ चयन किया, उसका जो मूल्यांकन है ये वृत्ति करेगा। तो वृत्ति अभी भी मन को मूल्यांकित कर ही रहा है और चित्त वृत्ति को कर ही रहा है। इसमें फर्क क्या हुआ? उसकी जागृति नहीं हुई, मतलब मन को अभी नहीं पता कि वृत्ति ये कर रहा है, तो जीवन अभी मन में ही है। वैसे यदि भाषा के रूप में यदि हम उपयोग करेंगे, और वैसे भी जीवन या तो फिर विचार में ही है, जैसे मैं अपने विचार में ही तदाकार हो गया, है ना, तो चित्त वृत्ति का मूल्यांकन कर ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल संभव है, ये होता ही है। इस 447 ये स्टिल रोलिंग क्वेश्चंस। हाउ टू कम आउट ऑफ आसक्ति? हाँ, टू डू अध्ययन, कोएग्जिस्टेंस इज आस्किंग हाउ टू कम आउट ऑफ आसक्ति। श्रवण मनन निधिध्यासन, व्हाट इज श्रवण मनन निधिध्यासन इज पार्ट ऑफ अध्ययन, है ना। तो उसका परिभाषा संहिता में दिया है, और जो दर्शन का वेबसाइट है उसमें लगभग 100 घंटे के कुछ ऑडियो है। उसमें कई लोगों ने नागराज जी से इन प्रश्नों को अलग अलग विधियों से पूछा है। अध्ययन की विधि से ही होगा। एक दिन में किसी को हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यूजुअली काफी टाइम लगता है, कई लोग को जल्दी भी कर लेते हैं, काफी लोगों को समय भी लगता है। वो किस प्रकार की आसक्ति है, कितना गहरा है, उस पर भी निर्भर करता है ना। कई आसक्तियां बहुत ज्यादा गहरी होती हैं, भाषा या शब्द सुन के पढ़ने के बावजूद भी नहीं हटते हैं। प्रारंभ के लिए तो इतना भर होना चाहिए कि कम से कम हमको पता चले कि ये आसक्ति है। जीवन, बाबू सिंह नायक जी हैं, जीवन को यह पता चले कि दूसरा शरीर लेने का कोई जरूरत नहीं है, तो जीवन अस्तित्व कहाँ, क्यों, कैसे रहेगा? लेने का कोई जरूरत नहीं है तो जीवन उसी जगह में रहेगा। इसकी दो स्थितियां हैं। जीवन को यह पता चले कि दूसरा शरीर लेने की कोई जरूरत नहीं है। यदि पता चल गया, इसका मतलब वो जागृत हो गया,
उसमें भी जागृति के पहले हमको इस अवस्था में समाधि की स्थिति को भी वो करना पड़ेगा, कि जिसको स्वांत सुख कहा है ना, जिसके बाद जीने की कोई इच्छा या शरीर को बना के रखने की कोई खास प्रयोजन उस जीवन को नहीं दिखता है ना, तो वो बने ही रहते हैं। यदि हम जागृति की बात करेंगे, पूर्ण जागृति का मतलब आत्मा का प्रत्यावर्तन होकर आत्मा में अनुभव हो जाना है ना, तो इनकी ये आपको कर्म दर्शन में मिलेगा, फर्स्ट चैप्टर में उसमें लिखा है कि इस प्रकार के जो पूर्ण जागृत जो इकाइयां है ना, वो अनंत ब्रह्मांडों में विचरण क्षमता को रखते हैं। वो या तो इस धरती के सतह पर हो सकते हैं, इस धरती के वातावरण में, इस ब्रह्मांड में, या अनंत ब्रह्मांडों में विचरण क्षमता को रखते हैं, ये लिखा है ना। और उससे कम में यदि देखेंगे तो एक ही ब्रह्मांड के अंतर्गत विचरण हो सकता है, उससे कम में यदि देखेंगे तो एक ही धरती के वातावरण में, और उससे भी कम जागृति की स्थिति में धरती के सतह पर। ठीक है, इसको बंद करने का संकेत आ गया है, तो आपसे हाँ, वो भैया बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस यदि आप लोग टेलीग्राम में डाल देंगे तो कल लिखित रूप में, इसमें नहीं रहेगा, अच्छा इसमें नहीं रहेगा। तो जहां तक क्वेश्चन हुई हाउ टू कम आउट ऑफ आसक्ति, ये लास्ट था बाबू सिंह नायक जी का, उसके बाद रेखा आढव जी, पुनः बाबू सिंह नायक जी, और कुछ लोग हैं है ना, जिनके क्वेश्चंस एड्रेस नहीं हुए, हम लोग नहीं देख पाए। आप कृपया उसको टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में राकेश गुप्ता जी को भेज दीजिएगा, वो हमको मिल जाएगा और कल समय के अनुसार हम उसको पूरा कर लेंगे। बढ़िया, आपसे एक तरफा बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। ठीक है, स्ट्रीम कैसा बोलूं बात करके, बाकी वो बात ही नहीं कर रहा सामने से, अंतित होता है तथा वृत्ति और चित्त उपेक्षित रहते हैं है ना। तो जीवन जब जीव अवस्था में होता है, उसका एक पक्ष तो हम बात कर ही चुके हैं कि ये अजागृत होता है, वंशानुसंगीता के बारे में अभी बात किया है ना। कुल मिलाकर जो ध्यान देने का बिंदु इसमें यह है कि बुद्धि अविकसित है जीव अवस्था में है ना। इसको आप इसके पहले शायद दूसरे अध्याय में जब बात हुई तो कोष गठन के बारे में भी शायद बात किए होंगे। तो विज्ञान में कोष जो है ये जीव अवस्था में अविकसित है, इसीलिए बुद्धि का कोई रोल नहीं है जीव अवस्था में। मन मात्र से क्रियाशील है, केवल वो जीव जो मनुष्य के संपर्क में आते हैं है ना, उनमें चित्त में आंशिक कुछ क्रियाशीलता दिखती है ना, या वृत्ति में आंशिक क्रियाशीलता दिखती है। और ये भी एक स्पीशी या एक माने प्रजाति से एक जाति या एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में भी हमको ये भेद दिखता है। तो ये इसीलिए भी यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण